हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो एमसीक्यू ऑन इकोनॉमिक्स देख रहे हैं हम लोग। यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से, उसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पार्ट 1 देख रहे हो आप लोग, और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे क्वेश्चन जो कि ईपीएफओ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको देखो टेलीग्राम पर मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि वीडियो के जस्ट बाद पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करो। देखो, मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आपने वीडियो तो देख ली है, ठीक है, आपको आंसर भी पता लग गया हर क्वेश्चन के, तो आपको जस्ट पीडीएफ देने का कोई मतलब बनता नहीं है। एक दिन बाद मैं पीडीएफ इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि जब आप पीडीएफ देखो, क्योंकि देखो चैनल री एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं और कुछ अपलोड या और कुछ शेयर नहीं करता हूँ। सिर्फ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन, वीडियो की पीडीएफ और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके बुक वगैरह हो गए वो सब करता हूँ। तो यहाँ पे जो पीडीएफ आपको मिलती है, तो बस आपको क्या करना है, अगले दिन आपको बस पीडीएफ ओपन करनी है। 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेना है एक बार, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसका वीडियो देख लो, इसका सोल्यूशन देख लो। और इस वीडियो से मैंने पीडीएफ के अंदर आंसर भी देने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि आंसर भी प्रोवाइड कर दो पीडीएफ के अंदर लास्ट पेज पे, तो यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएंगे, तो आपका काम और भी इजी हो जाएगा। लेकिन वीडियो की जो पीडीएफ है वो एक दिन बाद ही आया करेगी, ताकि आप रिवाइज कर लो, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, आप 2 बार रिवाइज कर लोगे एक ही क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, डिवैल्यूएशन यूजुअली कॉजेज द इंटरनल प्राइस टू। तो जो डिवैल्यूएशन होता है करेंसी का, उसकी वजह से इंटरनल प्राइस में क्या चेंज आता है। क्या इंटरनल प्राइस जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, या बढ़ जाती है, या रिमेन अनचेंज्ड, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो डिवैल्यूएशन होता है करेंसी का, उसकी वजह से इंटरनल मार्केट में, इंटरनल करेंसी में आपको क्या देखने को चेंज मिलता है। क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्या बढ़ जाती है करेंसी की वैल्यू, या रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका आंसर होगा इंटरनल प्राइस जो होता है वो होता है रिमेन अनचेंज्ड। देखो डिवैल्यूएशन जो है, देखो यहाँ पे आपको ना इस टर्म को कंफ्यूज नहीं करना है डेप्रीशिएशन से। अकाउंटिंग वाला डेप्रीशिएशन नहीं, इकोनॉमिक्स वाला डेप्रीशिएशन। तो इकोनॉमिक्स वाला डेप्रीशिएशन में क्या होता है कि करेंसी जो होता है, करेंसी का जो एक्सचेंज वैल्यू होता है, उसकी वैल्यू उसकी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर $1 की कीमत 60 रुपये है, तो अगर 70 रुपये हो जाएगी $1 की कीमत, तो इसका मतलब हुआ डेप्रिशिएट कर गया है आपका करेंसी, ठीक है। अब डेप्रिशिएशन का असर होता है इंटरनल मार्केट में थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन डिवैल्यूएशन जो होता है ना, डिवैल्यूएशन जनरली ये भी करेंसी का डाउनवर्ड फॉल ही दिखाता है। लेकिन क्योंकि डिवैल्यूएशन जो होता है उसको कंपेयर करते हैं हम लोग हमेशा अनदर करेंसी से, ये हमेशा रिलेटिव टू अनदर करेंसी होता है, इसीलिए कंट्री के इंटरनल प्राइस पे इसका कोई असर नहीं होता है, ठीक। और जो डिवैल्यूएशन होता है ना, ये जनरली गवर्नमेंट अपने बिल पे करती है, अपनी मर्जी से करती है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह होता है इनको मैनेज करने के लिए। और एक कंट्री है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है हमेशा, वो है चाइना। चाइना की गवर्नमेंट क्या है, अपनी करेंसी को जानबूझ के करेंसी का डिवैल्यूएशन करती है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखो इसका जो मेन आपको फ़र्क पड़ता है, ठीक है, देखो यहाँ पे वैल्यू अनचेंज होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इस कंट्री में आपको किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है। जनरली देखो होता क्या है कि जो इंपोर्ट होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। और इंपोर्ट मतलब क्या, अगर हम कोई चीज़ मंगा रहे हैं बाहर से, ठीक है, और वो चीज़ हमें पहले मिलनी थी 60 रुपये में, $1 की कीमत पहले 60 थी, तो पहले हम 60 रुपये देते थे, अब हमें 70 रुपये देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और इससे तो जो 4 टर्म है वो टर्म आपको पढ़ लेना चाहिए, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन, ठीक है। ये जो करेंसी से रिलेटेड वर्ड है, डेफिनेशंस है, इनको आप ज़रूर पढ़ लेना। सेकंड क्वेश्चन है, द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। तो जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स होती है, जो कंट्री या जो इकोनॉमिक्स सप्लाई करती है, ठीक है, प्रोडक्ट को, वो किस चीज़ पे एम्फेसिस देती है, किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है, आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी ग्लोबल इकोनॉमी, ऑप्शन सी कंज्यूमर, या ऑप्शन डी मिडल मैन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, इसको आपको ध्यान से सोचना है। जो कंट्री सप्लाई करती है
वो कंट्री क्या ध्यान देगी, प्रोडक्शन पे ध्यान देगी, प्रोड्यूसर पे ध्यान देगी, ठीक है। जो कंट्री या जो इकोनॉमिक्स क्या करती है, सप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर की इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अगर फैक्ट्री क्या करता है, फैक्ट्री सप्लाई करता है गुड्स को, तो फैक्ट्री क्या करेगा, प्रोड्यूस करने पे ध्यान देगा, प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, जो डिमांड साइड जो होता है, जो डिमांड साइड इकोनॉमिक्स होती है, वो ध्यान देती है कंज्यूमर पे, कि कंज्यूमर का क्या है, डिमांड बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, इन चीज़ों पे ध्यान देता है वो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस फूड ग्रेन फॉर द मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फॉर बिल्डिंग अप बफर स्टॉक्स आर नॉन एज। तो जो वो प्राइस, जिस प्राइस पे गवर्नमेंट जो अनाज खरीदती है, किस लिए, पीडीएस सिस्टम में, और जो बफर स्टॉक होता है उसको मेंटेन करने के लिए। तो बफर स्टॉक के लिए और पीडीएस सिस्टम के लिए गवर्नमेंट जो अनाज खरीदती है, तो उस प्राइस को क्या कहते हैं जिस प्राइस पे अनाज खरीदा जाता है। ऑप्शन ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन बी प्रोक्योरमेंट प्राइस, ऑप्शन सी इशू प्राइस, या ऑप्शन डी क्वाइलिंग प्राइस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस आपको याद रखना है कि जिस प्राइस पे गवर्नमेंट फूड ग्रेन खरीदती है फॉर मेंटेनिंग पीडीएस और बफर स्टॉक, उस प्राइस को कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, ठीक है। तो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द प्राइस सपोर्ट सिस्टम। तो जो प्राइस सपोर्ट सिस्टम है पीएसएस, तो ये जो पीएसएस है इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी है जो पीएसएस को इम्प्लीमेंट करती है। ऑप्शन ए एफसीआई, ऑप्शन बी एनएएफईडी, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर प्राइसिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनएएफईडी, ठीक है। तो जो एनएएफईडी है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो जो एनएएफईडी है ये क्या करती है, ये इम्प्लीमेंट करती है प्राइस सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये नोडल एजेंसी है और यही क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है प्राइस सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रिकमेंड्स द एमएसपी एंड इशू प्राइजेस। तो जो एमएसपी होता है वो कौन रिकमेंड करता है। अब ये रिकमेंड करता है मतलब किसको करता होगा, गवर्नमेंट को करता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को करता होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, या ऑप्शन डी नाबार्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। तो CACP जो है जो 1985 में बना था, ये रिकमेंड करता है एमएसपी को। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये ही है जो रिकमेंड करता है प्रोक्योरमेंट प्राइस को। तो गवर्नमेंट किस प्राइस पे फूड ग्रेन खरीदेगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, ये प्राइस भी रिकमेंड कौन करता है, CACP। और गवर्नमेंट जो फार्मर्स है उन्हें जो नोटिफाइड क्रॉप्स होते हैं उन पे कितना एमएसपी देगी, ये भी कौन रिकमेंड करता है, CACP। तो एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछूंगा कि जो CACP है कितने फसल पे, कितने क्रॉप्स पे, मतलब कितने क्रॉप्स नोटिफाई किए गए हैं जिन पे एमएसपी रिकमेंड करती है, या ऐसे कहें कि गवर्नमेंट कितने ऐसे नोटिफाइड क्रॉप्स हैं जिस पे एमएसपी देती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे हम कर लेते हैं एमएसपी जो है। तो एमएसपी यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो एमएसपी है इट इज़ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिस पे अभी इतना बवाल चला हुआ है, जो किसान बिल्स आए हैं, तो उसमें क्या है कि एमएसपी को गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, ये बात लिखी नहीं हुई है। गवर्नमेंट वैसे ऑरली बोल रही है कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन कहीं से लिखा नहीं हुआ है। और किसानों को ये इसलिए खल रहा है क्योंकि एमएसपी क्या होता है, एमएसपी ये होता है कि देखो गवर्नमेंट किसान ने कोई फसल उगाई है, ठीक है। अब उसका जो रेट होता है डिमांड सप्लाई पे जुड़ा होता है। अगर क्या हो कि फसल ज़्यादा हो या प्राइवेट एजेंसी क्या करे, इंटरवेंशन करे, तो उनसे रिस्क होता है फार्मर को कि उनका जो फसल है उन पे उचित दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उनको प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसे लग गए हो और जब वो बेच रहे हैं तो उससे उनको कम पैसे उनको मिल रहे हैं,
बेचने पे। तो एमएसपी क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, उनको फसल बोने से पहले ही होता है ये चीज़, फसल बोने से पहले ही नोटिफाइड क्रॉप्स पे बता देती है कि हम आपसे इतने में आपकी फसल खरीद लेंगे, ठीक है। अब ये किसानों पे होता है कि वो बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते हैं, ये वॉलंटरी होता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, ये वेलफेयर स्कीम की तरह है, गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी पहले ही अनाउंस कर देती है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। तो इनमें से कौन पब्लिक गुड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी नेशनल डिफेंस, ऑप्शन सी लाइट हाउस, ऑप्शन डी पब्लिक पार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक गुड नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पब्लिक गुड नहीं है। अब ये क्यों नहीं है और पब्लिक गुड क्या होते हैं, ये आप अगले क्वेश्चन समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड का क्या मतलब है, आप क्या समझते हो। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी अ कमोडिटी whose benefits are individually spread among the entire community, option C a government scheme that benefits the poor household, या ऑप्शन डी any commodity that is very popular among general people। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अ कमोडिटी whose benefits are invisible spread among the entire community, ठीक है। तो वो गुड्स या वो बेनिफिट्स, ठीक है, वो बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अमंग इंटायर कम्युनिटी, ठीक है, अमंग इंटायर कम्युनिटी। और ख़ास बात होती है कि ये विदाउट प्रॉफिट, मतलब गवर्नमेंट को इससे कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर सोसाइटी में हर एक पर्सन के लिए होता है वो सर्विस, वो गुड, और इसमें गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो वैसे गुड्स को, वैसी सर्विसेज को, वैसे बेनिफिट को पब्लिक गुड कहा जाता है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या था, नेशनल डिफेंस, ये पब्लिक गुड है, पब्लिक के सबके लिए है ये। लाइट हाउस जो होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्या आपको कोई चार्ज दिया जाता है वहाँ पे। जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, आपके आसपास जो पार्क है, क्या उससे आपको कोई चार्ज लिया जाता है, गवर्नमेंट चार्ज देती है आपके लिए, नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको पे करना पड़ता है। और ऐसी चीज़ें इनके लिए आपको पे करना पड़ता है, जिनके उन्हें बोलते हैं क्लब गुड, ठीक है। क्लब गुड में और भी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल रोड है, ब्रिजेस हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर है, सीवरेज है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन जैसे बीएसएनएल जैसा है, चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि आपको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ऐसी चीज़ों को यहाँ हम बोलते हैं क्लब गुड। और वैसी चीज़ें, वैसे बेनिफिट्स जो सबको दिए जाते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट शेयर नहीं होता है उसमें, ऐसे गुड को पब्लिक गुड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट इज मेंट बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है। ऑप्शन ए इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर टाइम, स्टेटमेंट बी है आपके पास अ सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिफरेंट प्राइसेस, या ऑप्शन सी सब्सिडाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट बाय द गवर्नमेंट टू सेल इट एट अ लोअर प्राइस, या ऑप्शन डी जनरल डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर टाइम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन ए अ सिचुएशन वेयर सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिफरेंट टाइम। देखो, एक ही तरीके का प्रोडक्ट, ठीक है, दो लोगों को दो अलग अलग प्राइस पे बेचा जा रहा है, ये क्या है, भेदभाव है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है। और ये डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे प्राइस के साथ किया जा रहा है, ठीक है, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सिंपल सा था ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट केरोसिन इज एन इंफीरियर गुड इन इंडिया, व्हाट इज आर इट्स इम्प्लीकेशन। तो जो केरोसिन ऑयल है, जिसे आम भाषा में मिट्टी का तेल कहते हैं, ये एक इन्फीरियर गुड है, इसके क्या रीजंस है, क्या इम्प्लीकेशंस है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है आपके पास वो है एज हाउसहोल्ड्स गेट रिचर दे कंज्यूम लेस केरोसिन, और स्टेटमेंट 2 है ओवर टाइम देयर इज अ डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ केरोसिन, या स्टेटमेंट 3 गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप सब्सिडाइज ऑन केरोसिन। तो गिवन में से क्या रीज़न है कि केरोसिन आज के टाइम पे एक इन्फीरियर गुड बन गया है, ठीक है, एक मतलब ना यूज़ किया जाने वाला एक तरीके से कह सकते हो। तो इसका रीज़न क्या है।
तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, या ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग का सा क्वेश्चन था और काफ़ी इजी भी है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। देखो होता क्या है, एज अ हाउस होल्ड गेट रिचर दे कंज्यूम लेस केरोसिन। आज से कुछ साल पहले जनरली सब केरोसिन यूज़ करते थे, ठीक है। तो रीज़न क्या होता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, अगर आप पुअर हो मान लो, तो आप क्या करोगे, आप केरोसिन ऑयल पे खाना बनाओगे, ठीक है, एक काम करोगे क्योंकि वो सस्ते हैं, ठीक है। आपकी जब सैलरी बढ़ेगी, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, जब आप थोड़े रिच हो जाओगे, तो आप क्या करोगे, आप गैस सिलेंडर की तरफ मूव करोगे, ठीक है। तो यही रीज़न है कि केरोसिन ऑयल को अभी अब इन्फीरियर गुड मतलब अब इसका यूज़ बहुत कम हो गया है अदर के कंपैरिजन में। तो पेट्रोल के कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में जो मिट्टी का तेल है, जो केरोसिन ऑयल है, उसका यूज़ लोग नहीं करते हैं क्योंकि लोग अब सिलेंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं। रीज़न कि वो रिच हो गए हैं, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, आप कह सकते हो जो सैलरी है, जो इनकम है, थोड़ी बढ़ गई है। यही रीज़न है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कम ख़राब हो गई है, क्वालिटी वैसी ही है। और गवर्नमेंट अभी भी सब्सिडाइज़ करती है, अभी भी जो पीडीएस सिस्टम होता है वहाँ पे अनाज के साथ साथ मिट्टी का तेल भी मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अभी भी सब्सिडाइज़ करती है, लेकिन रीज़न बिहाइंड कि क्यों इन्फीरियर हो गया है केरोसिन, रीज़न क्या है कि हाउस होल्ड रिच हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक ही अमीर हो गई है, इसलिए तेल यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू। जो डिमांड है कमोडिटी का, ये क्या दर्शाता है। स्टेटमेंट 1 डिज़ायर फॉर द कमोडिटी, स्टेटमेंट 2 नीड फॉर दैट कमोडिटी, स्टेटमेंट सी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, या ऑप्शन जो डी है आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड एट सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। इसका रीज़न क्या है, गिवन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी क्वांटिटी डिमांडेड एट सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर पीरियड में, टाइम पीरियड में, ठीक है, उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड एट सर्टेन प्राइस। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में, टाइम पीरियड में, उसी प्राइस पे लोग कितना पसंद करते हैं उस कमोडिटी को, यही बताता है उसका डिमांड, ठीक है। अब जैसे कुछ अभी जब कोरोना वायरस आया था, तो वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर टाइम में, याद करो जब मार्च अप्रैल का टाइम मंथ था 2020 में, तब उस पर्टिकुलर टाइम पे लोग क्या करते थे, मास्क जो कि उस टाइम 20 रुपये 25 रुपये में वो सिंपल मास्क आता था, फिर भी लोग उसको परचेज करते थे, और यही बताता था उसका डिमांड है उसका मार्केट में। सैनिटाइज़र बहुत महंगे थे उस टाइम पीरियड में, क्योंकि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। और आजकल क्या है उसकी, क्योंकि आजकल क्या है, देखो आज इस टाइम पीरियड में जो मास्क है वो 20 रुपये के हिसाब से लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, मतलब उसकी डिमांड कम गई है उस टाइम पीरियड के हिसाब से और उस प्राइस के हिसाब से, ठीक है। अब क्या है 5 रुपये मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये 10 के 10 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी तरीके के क्वेश्चन ईपीएफओ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। अभी जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा था सोशल रिफॉर्म से, वो सीरीज़ भी चलेगी, उसके भी वीडियोस और आने वाले हैं। तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहो, वीडियोस को वॉच करो, क्योंकि रिवाइज़ करो वीडियो को देख के, या इसके नोट्स बनाओ, जिससे भी करना है आपको करो, लेकिन वीडियोस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली ईपीएफओ एग्ज़ाम को टारगेट करके ही मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इस वीडियो के बाद से इसके बाद पीडीएफ में मैंने आपके लिए ऐसे आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं, तो उसका आप बाद में फ़ायदा उठा सकते हो, पीडीएफ में जाके आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत कुछ आने वाला चैनल पे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।